ब्रो, भाजपा साउथ में जितना मजबूत होने की कोशिश कर रही थी, इस गठबंधन के टूटने के बाद क्या उतनी ही कमजोर हो गई है? या फिर भाजपा खुद को साउथ में कुछ अधिक ही मजबूत मान चुकी है, इस वजह से ये गठबंधन टूट गया हो? यार तू सवाल के ऊपर सवाल क्यों कर रहा है यार? मेरी बात का जवाब देना। ये भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन टूटा। देख, ऑफिशियली तो एआईएडीएमके ने 25 सितंबर 2023 को अनाउंस किया कि अब उनका गठबंधन बीजेपी के साथ खत्म हो चुका है, पर 18 सितंबर को ही अन्ना द्रमुक ने घोषणा की थी कि अब बीजेपी उनकी सहयोगी नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने कहा कि अब उनका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और गठबंधन को लेकर चुनाव के समय विचार किया जाएगा। डी जयकुमार ने यह भी साफ किया कि यह उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि ये उनकी पार्टी का रुख है। अन्ना द्रमुक पार्टी नेतृत्व ने 25 सितंबर को तमिलनाडु के चेन्नई के पार्टी मुख्यालय में सचिवों, जिला सचिवों, संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। पार्टी के बयान के मुताबिक बैठक दोपहर करीब 3:45 पर एआईएडीएमके के पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीस्वामी ने की। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन और रणनीतियों पर चर्चा हुई और इसी बैठक में तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक ने भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया। पार्टी के उप समन्वयक केपी मुनुसामी ने इसका आधिकारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अन्ना द्रमुक ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अन्ना द्रमुक आज से बीजेपी और एनडीए के साथ सभी संबंध तोड़ रही है। भाजपा का राज्य नेतृत्व लगातार पिछले 1 साल से हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव ईपीएस और हमारे केडर के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। ब्रो, एनडीए में शामिल दलों के बीच खटास की वजह क्या है? मेरा मतलब है कि 2019 से लेकर अब तक भाजपा से 4 पार्टियों ने गठबंधन तोड़ा है। हाँ ब्रो, तेरी बात सही है। पहले तो 23 नवंबर 2019 को शिवसेना बीजेपी की पुरानी मित्र पार्टी महाराष्ट्र में सरकार गठन करने को लेकर शिवसेना ने एनडीए का साथ छोड़ा। फिर बारी बारी से मुख्यमंत्री पद पर रहने को लेकर दोनों दलों के बीच दरार आई। इसके बाद 26 सितंबर 2020 को शिरोमणि अकाली दल, एनडीए की संस्थापक पार्टियों में से एक अकाली दल ने 2020 को एनडीए का साथ छोड़ा। अकाली दल ने संसद में 3 कृषि कानूनों को पास कराए जाने का विरोध किया। फिर 9 अगस्त 2022 जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू नेता और बिहार सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में लौट आए थे, जो अब इंडिया गठबंधन है। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो एनडीए में सहज नहीं है, लेकिन अगर भाजपा और एआईएडीएमके के बीच खटास की बात करें तो वो इस साल मार्च में इरोड पूर्व में हुए उपचुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। इस चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके बाद अन्ना द्रमुक नेताओं ने कहा कि भाजपा के साथ उनके गठबंधन के कारण इरोड पूर्व में अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिले, जिसके कारण पार्टी हार गई। इसके बाद अन्नामलाई और अन्ना द्रमुक के बीच चली रस्साकशी के कारण ये घोषणा हो गई कि वे भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है, जबकि भाजपा नेताओं का तर्क है कि तथ्य ये है कि एआईएडीएमके असुरक्षित है। यह दर्शाता है कि भाजपा और अन्नामलाई तमिलनाडु में लोकप्रिय हो रहे थे, जबकि अन्ना द्रमुक के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के बिना भाजपा तमिलनाडु में कुछ नहीं। इस गठबंधन के टूटने की वजह आने वाले चुनाव को लेकर सीट बंटवारा है या फिर कुछ और? देख भाई, 2 पार्टियां हैं तो पहलू भी 2 हैं। एआईएडीएमके के पहलू से देखा जाए तो पार्टी की ओर से कहा गया है कि राज्य में बीजेपी के नेता पिछले 1 साल से एआईएडीएमके के पूर्व नेताओं, पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी और कार्यकर्ताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन दूसरे पहलू में तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के हालिया बयान से एआईएडीएमके नाराज थी और पार्टी गठबंधन तोड़े जाने की बात पहले ही कह दी गई थी। इसके बाद अन्नामलाई के बयान से मामला और बिगड़ गया। दरअसल हुआ क्या कि के अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकन सीएम अन्नादुराई के ऊपर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा से अन्नामलाई के इस्तीफे की मांग को लेकर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद इस गठबंधन को तोड़ दिया गया और दोनों दल अलग हो गए। ऐसा क्या कह दिया कि माफी न मांगने से गठबंधन ही तोड़ दिया? 11 सितंबर को भाजपा नेता अन्नामलाई ने जो बयान दिया था, उससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्नादुराई ने 1956 में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान कर दिया था और फिर जब बाद में विरोध हुआ तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी और मदुरै से भागना पड़ा। एआईएडीएमके अन्नामलाई से इस टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कर रहे थे, लेकिन अन्नामलाई ने माफी मांगने से मना कर दिया और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बस इतिहास की एक बात दोहराई है।
तो भाई सवाल ये उठता है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में होगा क्या। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि इस फैसले से डीएमके को फायदा होगा। अब देखना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करेगा। डीएमके के नेतृत्व में हुए गठबंधन ने 2019 चुनाव में राज्य की 39 में से 38 सीटें जीती थी और विधानसभा चुनाव भी जीता था। लेकिन जानकारों का मानना है कि 2024 चुनाव में एआईएडीएमके को फायदा हो सकता है। जानकारों का तो अभी भी यही कहना है कि चुनाव के बाद अगर एआईएडीएमके किसी के साथ गठबंधन करना चाहेगी तो वो बीजेपी की ओर बढ़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को फायदा हुआ था क्या? नहीं तो तमिलनाडु में भाजपा ने 2021 में एआईएडीएमके के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को जहां 4 सीटें मिली थी, वहीं एआईएडीएमके ने 66 सीटें जीती थी। हालांकि इस चुनाव में जीत डीएमके के नेतृत्व वाले गठजोड़ को ही मिली। यह बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन पूर्व सीएम जयललिता की मृत्यु के बाद हुआ था, जब एआईएडीएमके के 2 धड़े हो गए थे। अच्छा, तो हाल ही में तमिलनाडु में जो बीजेपी के दफ्तर में ईडी की रेड पड़ी थी, वो भी इनकी रिश्ते में आई दरार की वजह से था क्या? देख, खबर लिखे जाने तक ईडी ने कोई बयान जारी नहीं किया था। खबर लिखे जाने तक जो अपडेट था वो ये था कि प्रवर्तन निदेशालयों ने 26 सितंबर मंगलवार को चेन्नई में तलाशी ली, जो 12 सितंबर को 6 जिलों में 8 रेत खदानों सहित 34 स्थानों पर की गई छापेमारी के बाद हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने भाजपा के राज्य मुख्यालय कमललालयम में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत ज्योति कुमार और उनके मकान मालिक से पूछताछ की। अधिकारियों ने ज्योति कुमार के घर पर छापा मारा, जो कि रियल्टर शनमुगन के अपार्टमेंट परिसर में है। पुलिस ने बताया कि दोपहर तक चली तलाशी पर ईडी अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि ईडी ने 6 जिलों में रेत खनन ठेकेदारों के रथिनम, एस रामचंद्रन और करिकालन से संबंधित खदानों की तलाशी ली थी। ईडी ने ऑडिटर शनमुगराजन के परिसर के साथ साथ जल संसाधन विभाग मुख्यालय की भी तलाशी ली। ईडी ने 1 किलो सोने के साथ 12.82 करोड़ की बेहिसाब नकदी भी जब्त कर ली थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा ने तमिलनाडु यूनिट पर से अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से लगभग भाजपा तमिलनाडु को नए स्तर से खड़ा करने के लिए ईडी के सहारे पुरानी यूनिट को ठिकाने लगाया जा रहा है। ओके, अब समझा। क्या समझा? यही कि ये खबरें मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है, इसलिए मुझे और इन्हें मतलब व्यूअर्स को वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही इंडिया लीडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ऐसी बड़ी खबरों को समय से देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। करेक्ट बोला ना? वेरी गुड ब्रो।